जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे धातुओं के विषय में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है और धातु किसे कहते हैं ये हमने बता दिया है कि धातु हम किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, धातु कहलाता है। धातुओं को पढ़ने से पहले हमने तत्व पढ़ा था। तत्वों की कुल संख्या है 118, जिसमें से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं और 26 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम हैं। कुल मिला के 118। इन 118 तत्वों को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे सुविधा के लिए। हम इनको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे धातु, एक को कहेंगे अधातु और एक को कहेंगे उपधातु। धातु किसे कहेंगे बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, धातु कहलाता है। अधातु किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अधातु कहलाता है। और जिनमें दोनों प्रकार का गुण पाया जाए, धातु और अधातु दोनों प्रकार का, उसे हम उपधातु कहते हैं। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, साइंस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को देखना है बच्चों आज वाले वीडियो में, और हमने ये भी बता दिया था कि उपधातुओं की कुल संख्या है 7, कहीं कहीं 8 भी देता है, तो 7 आप याद रखिएगा। बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, विस्मत है, टेलुरियम है और पोलोनियम। ये 7 ऐसे उपधातुएं हैं जो उपधातुओं के कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद 22 अधातु है, बाकी शेष धातु है। अर्थात सबसे ज़्यादा संख्या अगर पूछ ले आपसे तो सबसे ज़्यादा संख्या है धातुओं की, उसके बाद अधातु की, उसके बाद उपधातु। तो सबसे कम उपधातु, उसके बाद अधातु और उससे सबसे ज़्यादा है धातु। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। फिर ये बेसिक है, जो बेसिक हम आपको हर वीडियो में बताते जाएंगे, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरी बात बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन से है, पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु है, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा उपधातु कौन है, तो ऑक्सीजन है। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक के प्रश्नों को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है धातुओं के भौतिक गुण। देखिए, धातुओं के 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण को हम कहते हैं भौतिक और एक को हम कहते हैं रासायनिक। भौतिक किसे कहते हैं? जो बाहर से दिख जाए उस गुण को हम कहते हैं भौतिक। रासायनिक किसे कहते हैं? ऐसा गुण जो बाहर से न दिखे उसे रासायनिक गुण कहते हैं। तो आज हमको पढ़ना है धातुओं के भौतिक गुण। देखिए, आपको तत्व के विषय में एक एक तत्व के विषय में अलग से बताएंगे जब तत्व चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग पीरियाडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ। लेकिन अभी आप लोगों को जितना समझना है उतना हम बताते चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में हमने अफबाऊ का नियम भी बता दिया कि किस तरीके से आप देखेंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही हैं। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अफबाऊ का नियम मिलेगा और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वहाँ मिल जाएगा, और एकदम बिल्कुल नया तरीके से मिलेगा जिसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखना चालू करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है बच्चों, तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण में क्या क्या है। ये धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। ये धातुओं के भौतिक गुण क्या होता है? लाइट चालू कर लें थोड़ा सा बच्चों। ये धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है? लाइट चालू कर दी, अब साफ दिख रहा होगा आपको। धातुओं के भौतिक गुण के अंतर्गत कई गुण आएंगे जिनको हमको ध्यान से देख लेना है। पहला गुण होता है धातुओं के भौतिक गुण में, देखिए धातुओं के भौतिक गुण का पहला गुण लिखेंगे चमक। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, ये इसमें पहला गुण है धातुओं का चमक।
धात्विक चमक। ये दिख रहा है, ठीक है। धात्विक चमक का अर्थ क्या है? देखिए, धातुएं चमकती हैं, और क्यों चमकती हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। और यह धात्विक चमक होता क्यों है बच्चों? तो किस वजह से होता है धात्विक चमक? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ धात्विक चमक क्यों होता है, धातुएं क्यों चमकती हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में जो चमक पाई जाती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से पाई जाती है। धातुओं के इसी गुण के कारण बच्चों, ध्यान से सुनिए, धातुओं के इसी गुण के कारण हम क्या करते हैं? धातुओं का उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं और कहीं सजावट के लिए भी करते हैं। तो किस वजह से? चमक की वजह से। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। ये, और धात्विक चमक क्यों पाई जाती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि धात्विक चमक क्यों पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? कि मुक्त धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से उसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों एक चीज़, कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया धातुओं में, और ये धातुओं की चमक की वजह से ही हम इसका आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। आभूषण। और इन आभूषणों में कौन कौन आ जाएगा? जैसे सोने का हो जाएगा। कौन कौन सी महत्वपूर्ण धातुएं हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये ऐसी धातुएं हैं जो महंगी हैं, और प्लेटिनम, और ये चमक भी होती हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, ये आप अपने जीवन में भी देखते होंगे। जो आदमी फ्री है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी में अगर कहना हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, कोई भी व्यक्ति है अगर फ्री है, स्वतंत्र है, तो वह ज़्यादा से चक्कर पकड़ करेगा, ज़्यादा उसके अंदर चमक रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति फ्री नहीं है, जिम्मेदारियों से बंधा है, तो उसके ऊपर आपको जिम्मेदारी दिखेगी, उसके पास चमक कम दिखेगा। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। और आपको याद करके रखना है, इसके अपवाद दो हैं। देखिए, अपवाद को आपको इतना अच्छे से याद करके रखना है बच्चों, क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न बनता है। तो ऐसे कौन सी धातुएं हैं जो ऐसी कौन सी अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमक पाई जाती है? तो एक होता है बच्चों आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, फिर भी इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। और एक है आयोडीन के साथ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। पेंसिल में जो लगा होता है काले रंग का, उसी को हम कहते हैं ग्रेफाइट। आयोडीन यानी नमक जो होता है, नमक को आपने देखा होगा, ये दोनों की दोनों क्या हैं? अधातु हैं। अधातु, और फिर भी इसमें क्या पाया जाता है? चमक। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ग्रेफाइट तथा आयोडीन क्या है, धातु है कि अधातु? तो आप अगर दिमाग से नहीं पढ़े होंगे तो आप सोचेंगे कि आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में चमक पाया जाता है, इसलिए क्या है? धातु। नहीं, ये गलत है। ये दोनों के दोनों, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों अधातु के अंतर्गत आते हैं। ग्रेफाइट भी अधातु है और आयोडीन भी। ये तो हुआ धात्विक चमक। दूसरा होता है बच्चों धातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक। जो धातुएं होती हैं वो बच्चों, वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की क्या होती हैं? सुचालक। विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा की क्या? सुचालक होती हैं, यानी सुचालक। यहाँ सुचालक लिख दे रहे हैं। यानी धातुओं से होकर के विद्युत भी जाता है
और ऊष्मा भी। ठीक, धातुओं में विद्युत भी जा सकता है और ऊष्मा भी जा सकता है। यही कारण है कि आप देखते होंगे बच्चों, हम लोग जो भी तार का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक तार का, वे सब की सब धातुएं हैं। क्यों? जैसे एल्यूमिनियम का तार है जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर केबल में है, सब एल्यूमिनियम है, यानी वो विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा का भी सुचालक है। ऊष्मा माने आप देखते होंगे, लोहा अगर यहाँ लगा दिया जाए तो लोहे का तावा है अगर, या फिर कुछ भी सिल्वर का तावा है, एज माने, या फिर कापर का तावा है, तो उसको गर्म करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो गर्म हो जाता है। यही कारण है कि विद्युत का सुचालक एवं ऊष्मा के सुचालकता की वजह से ही हम क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। ये इसीलिए हमने कहा कि धातुएं जो हैं वो विद्युत की क्या है, सुचालक होती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये विद्युत की सुचालक धातुओं के ऊपर हम हत्था लगा देते हैं, जैसे वो काम माने जले नहीं। आप देखे होंगे बैकेलाइट का हत्था काले रंग का, जिसे पीवीसी भी कहा जाता है, पीवीसी, ऐसे पकड़ के कुकर में लगा होता है। ये होता है धातुओं के सुचालकता की वजह से ही विद्युत और सुचालक, क्योंकि ऊष्मा अगर उसमें गर्म करेंगे तो ऊष्मा धीरे धीरे हत्थे तक आ जाएगा, और हत्था अगर वैसे पकड़ लेंगे आप बिना किसी हत्थे का, जो सुचालक नहीं है, तो आपको जल जाएंगे। इसीलिए हत्थे पे लगा दिया जाता है लकड़ी, तावे में आजकल लकड़ी लगा दिया जाता है, तो ये विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के सुचालक की वजह से। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो विद्युत की सुचालक और कुचालक नहीं होती हैं। जैसे आपको पता है बच्चों, इसमें से महत्वपूर्ण है, जैसे मरकरी है और पीवी लेड है, यानी Hg मरकरी, Hg यानी मरकरी और लेड, मरकरी और लेड, Pb, मरकरी और लेड यानी Pb। देखिए मरकरी को हम लोग पारा कहते हैं, पारा में कोई चमक तो होता है पारा में, लेकिन इसमें से विद्युत का सुचालन नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालन होता है बच्चों, विद्युत का सुचालन नहीं होता। यानी पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में, यहाँ पारा के विषय में आपको एक चीज़ और ध्यान करके रखना है कि पारा एक ऐसी धातु है जो किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, लेकिन ये विद्युत का सुचालक नहीं होती है। ऐसे ही लेड भी विद्युत का सुचालक नहीं होता, ये विद्युत का सुचालक नहीं। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन मरकरी और लेड ये विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। और ये अब विद्युत के बाद अब हम लोग देखते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, जिसको हम पीटें और पीटने पे बच्चों वह चूर चूर न हो बल्कि फैल जाए। तो जैसे आपने लोहे को देखा है, जब आप लोग कभी खुरपी या गड़ास फड़गाए होंगे तो आपने देखा होगा कि गर्म करके उसको पीटते हैं तो पतला हो जाता है, पतले चादर के रूप में फैल जाता है। अर्थात धातुओं को अगर हम पीटेंगे तो वह टूट कर चूर चूर नहीं होगा बल्कि फैल जाएगा। तो इसका मतलब आघात वर्धनीयता मतलब सीधा सीधा आप हिंदी में समझिए कि फैलना, पीटने पर क्या होना, फैलना, चूर चूर न होना। तो यानी धातुएं जो होती हैं यदि हम उसको पीटें तो पीटने पर वह क्या नहीं होंगी, चूर चूर नहीं होंगी बल्कि फैल जाएंगी, यानी आघात वर्धनीय होती हैं। यानी इसके ऊपर प्रहार करने पर ये फैल जाती हैं, फैलने लगती हैं, फैल जाती हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अपवाद। इसका अपवाद क्या है बच्चों, अपवाद है जिंक। जिंक एक धातु है बच्चों, जिंक, लेकिन यह पीटने पे क्या होती है, चूर हो जाती है, पीटने पर चूर हो जाती है।
ठीक, तो आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है जिसको पीटने पर फैलता नहीं बल्कि चूर हो जाता है, तो आप बताएंगे जिंक। जिंक एक ऐसी धातु है जिसको अगर हम पीटें तो पीटने पर ये क्या नहीं होगा, फैलेगा नहीं बल्कि चूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और भी धातु है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Hg, मरकरी यानी पारा। ये भी पीटने पे फैलेगा नहीं बल्कि चूर हो जाएगा या छितरा जाएगा। आपने डॉक्टर का आला देखा होगा जिससे टेम्परेचर मापते हैं, कांच में रहता है, जब बुखार मापते हैं तो टेम्परेचर रहता है तो ऊपर चढ़ने लगता है, तो वही है पारा। और उसको अगर आप देखें तो द्रव अवस्था में है, उसका यानी पीटेंगे तो फैलेगा नहीं बच्चों, वो द्रव है तो द्रव फैल जाएगा। यानी अगर किसी पानी के ऊपर आप हथौड़े से मारिए या हाथ से ही मारिए तो पानी क्या हो जाएगा, चारों ओर छिटक जाएगा यानी छितरा जाएगा। तो इसी प्रकार Hg और जिंक को हम पीटेंगे तो ये फैलेंगे नहीं बल्कि बच्चों चूर हो जाएंगे। ठीक, आघातवर्धनीयता के बाद क्या है, तन्यता। देखिए अगला टॉपिक है तन्यता, यहीं से देख लेते हैं हम लोग तन्यता। अब तन्यता किसे कहते हैं बच्चों, खींचने का गुण, यानी इसका मतलब सिंपल में आप समझिए खींचने का गुण। यानी हम किसी चीज को कितना तान सकते हैं, खींच सकते हैं, वही कहलाता है खींचने का गुण। अब आप कहेंगे कैसे हम इसको तान सकते हैं, नहीं, ध्यान, गर्म करने पर खींचेंगे तो खींच जाएगा। यानी इसमें महत्वपूर्ण सबसे होता है बच्चों सोना। 1 ग्राम सोने से, याद करके रखना है, ये महत्वपूर्ण है, 1 ग्राम सोने से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 किमी लंबा तार खींच सकते हैं, लंबा तार खींच सकते हैं, यानी आपको पता है कि अगर हम क्या करें, 1 ग्राम सोना ले लें और उसको गला के पतला 0.008 मिमी, यानी कितना, 0.0008 मिमी का बना दें, तो ऐसी स्थिति में वह 2 किलोमीटर दूरी तक खींचा जा सकता है। यह है तन्यता का गुण। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग और पढ़ते हैं, धातुओं का और भी गुण है, उन गुणों को पढ़ लेते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तब यहीं एक चीज़ और भी ध्यान दे लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि सब धातुएं खींचे ही। जैसे अगर जिंक आ जाए और पारा आ जाए, अपवाद में अगर लिखना हो, अपवाद में, तो जिंक बच्चों अगर हम खींचेंगे तो ये जिंक खींचेगा नहीं, यानी जिंक और पारा ये खींचता नहीं है, यानी इन दोनों को हम खींच नहीं सकते हैं, ये अपवाद है। यानी जिंक और पारा एक ऐसा चीज़ है जिसको हम खींचेंगे तो खींचेगा नहीं, ये दोनों किसके अपवाद हैं, तन्यता के। अब आप इसका एक बेहतर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखना चालू करते हैं अगला टॉपिक क्या है, कठोरता। ठीक, उतार लीजिए तब। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम इसका अगला देखते हैं गुण क्या, यहीं से। चलिए अब अगला गुण है बच्चों कठोरता। ठीक, इसको हम लोग और पढ़ लेते हैं, 2-3 चीज़ें और बची हैं, उसको देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश आपका।
ठीक। अब अगला टॉपिक है कठोरता। तो कठोरता क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। कठोरता, धातुओं में एक और गुण पाया जाता है बच्चों कि धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं अक्सर कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद आपको याद करके रखना है। सभी धातुएं कठोर हों ये जरूरी नहीं है। यानी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी धातु क्या हो, कठोर हो। इसका अपवाद ही महत्वपूर्ण होता है। तो अपवाद क्या है बच्चों, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातु हैं जिन धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। यानी ये बहुत कठोर नहीं होती हैं। ये होता है कठोरता। ये अपवाद है दोनों कि सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं, ये दोनों धातु हैं और ये कठोर नहीं होती, बल्कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और यहीं आपको ध्यान भी रखना है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों को हम मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है बच्चों, इन दोनों को हम रखते हैं मिट्टी के तेल, यानी इसको और इसको हम कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में, यानी मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं। ये हो गया बच्चों, आपको पता चल गया कि धातु क्या है, धातु की कठोरता क्या है। अब हम लोग धातु की कठोरता के बाद अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। दिया गया है तन्यता के बाद कठोर गलनांक। अब गलनांक क्या है इसे हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। गलनांक, गलनांक और अगला है क्वथनांक। देखिए गलनांक बहुत ध्यान से समझ लीजिए। गलनांक किसे कहते हैं, ठोस से द्रव में बदलना। यदि कोई चीज़ ठोस से किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो उसी को हम कहते हैं गलनांक। किसी चीज़ का ठोस से द्रव में बदल जाना ही कहलाता है गलनांक। और क्वथनांक किसे कहते हैं, किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदल जाना गलनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता, सॉरी बच्चों, क्वथनांक कहलाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गलनांक हम किसे कहते हैं और क्वथनांक हम किसे कहते हैं। गलनांक का मतलब होता है किसी चीज़ का, देखिए अब आपसे कोई पूछे गलनांक किसे कहते हैं, तो ठोस का द्रव में बदल जाना गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं, द्रव का गैस में बदल जाना क्वथनांक कहलाता है। ये धातुएं जो होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों का दोनों उच्च होता है। यानी गलनांक भी और क्वथनांक भी दोनों उच्च होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। तो किसका उच्च होता है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। लेकिन अपवाद आपको याद रखना है। इसके अपवाद हैं बच्चों, इसका अपवाद क्या है, अपवाद गलनांक और क्वथनांक ऐसे कौन कौन हैं जिनका उच्च नहीं बल्कि निम्न होता है, ये दिया है। आयरन का होता है बच्चों 1535 और कापर का 1038। आयरन एक धातु, अपवाद में भी छोड़िए, पहले और देख लीजिए। आयरन है 1535, यानी जो लोहा होता है ये 1535 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा। अगला एक आयरन के बाद और भी दिया है। आयरन के बाद क्या है, कापर, जिसका गलनांक 1038 है। कापर का गलनांक कितना होता है, कापर का गलनांक होता है 1038 डिग्री। ये तो देखिए धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है, ये दोनों उच्च गलनांक वाले हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है और अपवाद ही आपको याद करके रखना है। अपवाद में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम।
ये सोडियम भी एक धातु है और पोटेशियम भी एक धातु है। सोडियम का गलनांक बच्चों होता है, सोडियम का गलनांक होता है 98 और पोटेशियम का 64। इसका 98 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 64 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा पे कौन गलने लगता है, उबलने लगता है पानी। तो ये आपको पता चल गया कि गलनांक किसे कहते हैं। ठोस का द्रव में बदल जाना गलनांक कहलाता है और द्रव का गैस में बदल जाना क्वथनांक कहलाता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो किसी ठोस का डायरेक्ट द्रव में बदल जाना, ठोस से का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है और द्रव का गैस में बदल जाना यानी वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है, क्वथनांक। गैस लिख दीजिए या इसी को लिख दीजिए, वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है बच्चों, कहलाता है क्वथनांक। ये तो हुआ धातुओं का क्या, गलनांक और क्वथनांक। अगला टॉपिक है यहीं में धातुओं का भंगुरता और धातुओं में ध्वनि। भंगुरता, ध्वनि और विलेयता। भंगुरता, ध्वनि और एक और है भंगुरता, ध्वनि और विलेयता। ये 3 टॉपिक और है। भंगुरता माने चूर चूर होना। अधिकांश धातुएं भंगुर नहीं होती हैं ना, यानी चूर चूर नहीं होती बल्कि फैल जाती हैं। लेकिन अपवाद आपको याद रखना है, जिंक एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, चूर चूर हो जाती है। ये धातुओं में ध्वनि बहुत तीव्र गति से चलती है, यानी ध्वनि, धातु में ध्वनि क्या होता है, तीव्र गति से गमन करता है, यानी तीव्र गति से गमन करता है। ये तो धातुओं में ध्वनि बहुत तेजी से चलता है। यही कारण है कि रेलवे की पटरी पे आप लोग सुनते होंगे कि आदमी कान लगा के सुनते हैं। किसी पिक्चर में आपने देखा भी होगा कि रेलगाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। हीरो जब हीरोइन को लेके भागना रहता है तो ऐसी स्थिति में रेलवे पटरी के पास वह झुक करके वहाँ कान लगा के देखता है कि कौन आ रहा है ट्रेन कि नहीं आ रहा। वहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि तीव्र ध्वनि जो है वो बहुत तीव्र गति से चलती है, किसमें, धातुओं में। ठीक, यही कारण है बच्चों कि आप लोगों के यहाँ जहाँ आप पढ़ते होंगे वहाँ किसी न किसी लोहे का बना होगा घंटी, उसी घंटी में चपरासी के द्वारा क्या किया जाता होगा, पीटा जाता होगा, जिससे घंटी दूर तक सुनाई देती होगी और बच्चे रेसस के बाद आ जाते होंगे क्लास में। तो यही है, धातुओं में ध्वनि बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होती है। इसीलिए जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, धातुओं का। और घंटी बजाने के लिए स्कूलों में हम किसका प्रयोग करते हैं, धातुओं का। विलेयता क्या है, धातुएं कभी भी विलेय नहीं होती हैं, यानी कभी भी किसमें विलेय नहीं होती हैं, द्रव में, यानी धातुएं द्रव में विलेय नहीं होती हैं। ये था अंतिम टॉपिक। धातुएं द्रव विलायकों में विलेय नहीं होती हैं। धातुएं जो होती हैं द्रव विलायक में, द्रव विलायक। अब विलायक क्या होता है, जो घोलता है। धातुएं द्रव विलायक में विलेय नहीं होती हैं, विलेय नहीं, धातुएं द्रव विलायकों में विलेय नहीं होती हैं। ये था बच्चों धातुओं का भौतिक गुण। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।